हेलो माय डियर लर्नर्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शांति शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है, शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसका जिक्र किया था और विभिन्न प्रकार के मूल्यों के संवर्धन के रूप में शांति शिक्षा का स्थान दिया था। उसी कड़ी में आज हम सीखेंगे कि शांति शिक्षा का आज के समय में आवश्यकता क्या है या नीड क्या है शांति शिक्षा की। ठीक, क्या शांति शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता या नीड ऑफ पीस एजुकेशन इन प्रेजेंट। शांति अभिमुख व्यक्तित्व यानी एक ऐसी पर्सनालिटी जो शांति की ओर झुकी हुई हो, निर्माण वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है। किस प्रकार से है? क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के घटक होते हैं अपनी और अपने परिवेश की साफ सफाई, दूसरों और बड़ों के लिए सम्मान का भाव, श्रम की कद्र करना, ईमानदारी, साझेदारी, सहकारिता, कोऑपरेटिविटी और सहनशीलता, नियमितता, समय की पाबंदी और विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना आदि। क्या बताया गया कि यानी जो पर्सनालिटी शांति की ओर झुकी हुई होती है उसमें आसपास को लेकर साफ सफाई रखने की भावना, दूसरों और विशेषकर जो अपने से बड़े हैं उनके लिए सम्मान का भाव रखना। क्यों सम्मान का भाव रखना? क्योंकि जो आपसे बड़ा है उसका जीवन आपसे आगे चल रहा है, तो जिन अनुभवों को आज आप सीख रहे हो, जिन गलतियों को आप कर सकते हो, इन गलतियों से वो निकल चुका है, वो ज्यादा अनुभवशील है। इसलिए हमें बड़ों की कद्र करनी चाहिए। श्रम की कद्र करना यानी लेबर, अब लेबर किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। ठीक, तो कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर श्रम कर रहा है तो हमें उसके प्रति कद्र करने का भाव रखना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक, और श्रम में क्या नहीं आता? चोरी करना, डकैती करना, अनावश्यक मारपीट कर लेना, किसी का सामान हड़प लेना, ये सब ऐसे श्रम हैं जिनको हम कद्र की दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। ईमानदार रहना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, समय की हम में पाबंदी होनी चाहिए और उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो सभी बच्चे स्वभावतः प्रेम करने वाले और दयालु होते हैं। ठीक, इस बात को हमें याद रखना है कि सभी बच्चे कैसे होते हैं, तो सभी बच्चे अपने आप में दयालु होते हैं और प्रेम करने वाले होते हैं, एक दूसरे से लगाव रखने वाले होते हैं। साथ ही साथ इसमें या उनमें भिन्न भिन्न क्षमता और उनके अंदर अलग अलग क्षमताएं विद्यमान रहती हैं। इसलिए उनके भीतर, किनके भीतर? उनके यानी बच्चों के भीतर कुछ भी रचनात्मक या मान लो क्रिएटिव है, उसे पुष्ट, परिष्कृत और संवर्धित करने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति में अगर क्रिएटिविटी है, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई गुण है, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई क्षमता है, तो हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता है, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं, तो उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करके, और ज़्यादा पुष्ट करके, और ज़्यादा परिमार्जित करके
उसे बाहर लाने की आवश्यकता हमेशा होती है। लेकिन बच्चों में भीतर ही भीतर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम करना आवश्यक है। उनका गुण बाहर आए, उनकी क्षमताएं बाहर आए, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आए, इसके लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों में जो भी अंदर हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, उन हिंसात्मक प्रवृत्तियों को पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए, ताकि जो अच्छे गुण हैं उनके सामने, उनके अंदर, उनके क्षमता में वो बाहर आने का मौका प्राप्त कर सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांत शिक्षा के अंतर्गत क्या उद्देश्य हो सकता है कि प्रकृति की विविधता, सुंदरता और सामंजस्य का आनंद उठाने में मदद करना। उन्हें विद्यार्थियों को यानी ऐसे कौशलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो दूसरों के साथ सहज रहने के लिए आवश्यक हैं। विशेषता सुनने की कला क्या है? छोटे बच्चे जो होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके अंदर शांति शिक्षा के अंतर्गत ऐसे गुण विकसित करें, ऐसे कौशल विकसित करें जो उन्हें समाज के साथ और इस प्रकृति के साथ सुंदर पूर्ण ढंग से एडजस्टमेंट करने में मदद करें। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम सबसे पहले क्या सिखाएं कि विशेषकर हमें उन्हें सुनने की कला सिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटे बच्चे सुनते नहीं है। माँ कुछ कह रही है पर बच्चा सुन नहीं रहा है, पिताजी कुछ कह रहे हैं पर छोटा बच्चा सुन नहीं रहा है, बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं पर वो सुन नहीं रहा है। वो अपने ही धुन में लीन है, अपने ही शरारतों में लीन है, अपने ही शैतानियों में लीन है, या अपने व्यक्तित्व को खुद दिशा देने की कोशिश कर रहा है और ये मान रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो यानी प्राथमिक स्तर पर जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उन्हें हमें एक सबसे बढ़िया गुण विकसित करना चाहिए। वो क्या है? उनमें सुनने की कला का विकास करना। उसके बाद है सौंदर्य मूलक संवेदनशीलता तथा उत्तरदायित्व का बोध। कुछ भी अगर उनके अंदर क्रिएटिव करने का गुण है तो उसे बाहर लाने का और विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने का बोध उनके अंदर लाना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये उनका उत्तरदायित्व है। प्रकृति की सेवा करना उनका उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्वों का हमें उन्हें प्राथमिक स्तर पर सिर्फ बोध भर करा देना चाहिए, बस। अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में पहुंचते जाएंगे, तो वे धीरे धीरे अमूर्त विचारों को ग्रहण करने लगेंगे। अब आपको पता होगा कि विचार दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्त विचार, एक अमूर्त विचार। मूर्त विचार यानी कि जो कोई वस्तु है वो हमारे सामने है, हम उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, और अमूर्त विचार वो जो वस्तु हमारे सामने नहीं है पर फिर भी हम उसके बारे में सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जब बच्चा प्राथमिक से धीरे धीरे माध्यमिक विद्यालयों में पहुंचता है तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ सीमित रूप में अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं पर तर्क संगत एवं संबंध मूलक विधि से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक, धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने आसपास जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उनमें क्या लॉजिक है, उनमें क्या पैटर्न है, उनमें क्या रिलेशन है, इस सब की क्षमता वो विकसित कर लेता है। इन सब मुद्दों पर वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो विचारों को पकड़ सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। चूंकि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं। विद्यालय
एक ऐसा लघु रूप है ना समाज का। जैसे हमारे समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न रीजन, क्षेत्र के लोग आते हैं, ठीक वैसे ही विद्यालय में भी विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और मानवाधिकार में निहित मूल्यों को समझने की संज्ञानात्मक क्षमता से लैस होने की आवश्यकता है। तो चूंकि हमारा विद्यालय एक लघु समाज का रूप है, तो हमें अपने विद्यार्थियों में अपने देश की भांति लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा, मानवाधिकार आदि मूल्यों को उन्हें सिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्हें सांस्कृतिक बहुलता के प्रति सकारात्मक सोच एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व को समझने की आवश्यकता है। क्यों शांति शिक्षा की आवश्यकता है? क्योंकि हमारा विद्यालय समाज का एक लघु रूप है और हमारे विद्यालय में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसलिए हमें अपने विद्यार्थियों में लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और मानवाधिकार जैसे मूल्यों का विकास करना चाहिए। अब शांति शिक्षा की आवश्यकता के इस संदर्भ में भी बहुत सम्यक है, बहुत नवीन है कि रचनात्मक तथा स्वचिंतन और स्वानुशासन कौशल के विकास करें। ये कौशल उन्हें समर्थ बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि हमें अपने विद्यार्थियों में रचनात्मक, स्वचिंतन और स्वानुशासन जैसे कौशल या स्किल अगर हम डेवलप कर पाएं तो हम उन्हें बहुत हद तक समर्थपूर्ण या विभिन्न कामों में कैपेबल या विभिन्न स्किल्स में कैपेबल बना पाएंगे। देखो, किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए उसका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, उसके पास थिंकिंग होना बहुत जरूरी है और उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। तो शांति शिक्षा के माध्यम से हम ये तीनों ही कौशल अपने विद्यार्थियों में डेवलप करेंगे। ठीक, ये कौशल उन्हें समर्थ बनाएंगे, कैपेबल बना देंगे कि वे समूह में भागीदारी कर सकें, दूसरों के साथ जिम्मेदारी से संबंध बना सकें, समझ के साथ साथ द्वंद्वों का निपटारा कर सकें। जैसे घर होता है, परिवार होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, विद्यालय होता है और इसमें हम अलग अलग अपने मित्रों से मिलते हैं, कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व भी होते हैं। हो सकता है किसी समस्या पर मेरा मानना कुछ हो और मेरे फ्रेंड का मानना कुछ हो, लेकिन इस द्वंद्व का निपटारा हम मारपीट से तो नहीं करते ना, हम डिस्कस करके या अंडरस्टैंडिंग करके करते हैं। तो ठीक वही चीज जब हम अपने बच्चों को रचनात्मक, स्वचिंतन और स्वानुशासन जैसे कौशलों से लैस कर देंगे, तब वो अपने जितने भी कन्फ्लिक्ट होंगे अपने घर में, देश में, वो उन सबका निपटारा हिंसात्मक रूप से न करके बल्कि समझ और शांति से करेंगे। इसके साथ ही लिंग, जाति, श्रेणी और धर्म पर आधारित संप्रदायवाद और भेदभाव जैसे हिंसा के रूपों के प्रति एक सूचित नकारात्मक रवैया विकसित कर सकेंगे। अब जब हम अपने विद्यार्थियों को इन तीन गुणों में स्वानुशासन, स्वचिंतन और रचनात्मकता में निपुण बना देंगे, तो वो जितने भी सांप्रदायवाद होता है, भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव या श्रेणी या धर्म के आधार पर जितने भी भेदभाव होते हैं, इनके प्रति उसका रवैया निगेटिव हो जाएगा। वो इन सब तथ्यों को नहीं सीखेगा।
इसके लिए उनमें ऐसी समझ अंडरस्टैंडिंग के विकास की जरूरत है ताकि वो परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ भ्रष्टाचार, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों तथा मीडिया द्वारा जो भी हिंसक और अस्वस्थकर दिखाया जा रहा है उसे संबोधित कर सकें। अब जब हम अपने विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के मूल सिखाएंगे, उनको विभिन्न प्रकार की वैल्यूज सिखाएंगे, उनको विभिन्न प्रकार के शांति मूल्य सिखाएंगे, तो हम कर क्या रहे हैं, तो वास्तव में हम उनमें एक ऐसी समझ विकसित कर रहे हैं जिससे वो बहुत ही मैच्योरिटी से, बहुत ही परिपक्वता के साथ भ्रष्टाचार, जो भ्रमित करने वाले विज्ञापन होते हैं, व्हाट्सएप ऐड होते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको गिनाना चाहूं तो जाति के नाम पर कोई व्हाट्सएप ऐड चल रहा है, धर्म के नाम पर कोई व्हाट्सएप ऐड चल रहा है और हम उसे पाते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्वविवेक नहीं है। जब हमारे विद्यार्थियों में स्वविवेक आ जाएगा तो वो सोच पाएंगे, और जब सोच पाएंगे तो जितना भी समाज के हित में अस्वस्थकर मैसेज होगा, अस्वस्थकर बातें होंगी, उसे वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र के उत्तरदायी नागरिक बनने की मूल अवधारणा में शिक्षित करना। ठीक, इसके साथ साथ और क्या होगा, हमारा ये कर्तव्य होगा शांति शिक्षा के माध्यम से कि हम उनमें समाजवादी दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण विकसित करें ताकि वो हमारे देश के एक अच्छे नागरिक भी बन सकें और शिक्षित व्यक्ति कहला सकें। वास्तव में अगर देखा जाए तो नागरिकता लोकतंत्र का सार है। जो हमारी सिटीजनशिप है वो हमारे लोकतंत्र का ही समरी है, और यह नहीं हो सकता है कि हम नागरिकों को संविधान के मूल्यों अथवा दृष्टिकोणों से अनभिज्ञ रखें तथा फिर उनसे जिम्मेदार नागरिक बनने की आस लगाए रहें। बहुत सही बात। क्या बात कही जा रही है? ये बात कही जा रही है कि अगर मान लो हमारे देश का कोई नागरिक है और वो मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो माओवादी बन रहा है, वो आतंकी संगठन में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने उसको लोकतंत्र नहीं बनाया, हमने उसे डेमोक्रेसी क्या होती है ये सिखाया ही नहीं है। हमने उसे जब डेमोक्रेसी नहीं सिखाया, लोकतंत्र से उसको हमने नहीं मिलाया, लोकतंत्र से हमने उसे अनभिज्ञ रखा, तो उससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा नागरिक बनेगा? कदापि नहीं बनेगा। जिम्मेदार नागरिक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नागरिकता लोकतंत्र का सार है। आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को डेमोक्रेसी क्या होती है ये सिखाइए, उसके बाद वे अच्छे नागरिक या जिम्मेदार नागरिक स्वतः बन जाएंगे। और लोकतंत्र क्या होगा? एक मूल्य होगा। उसी लोकतंत्र के मूल्य में समाजवाद आएगा, उसी लोकतंत्र के मूल में धर्मनिरपेक्षवाद आएगा, उसी लोकतंत्र के मूल में एक अच्छे नागरिक के गुण आएंगे। अतः शांति शिक्षा के लिए शिक्षा का असल उद्देश्य तथा आवश्यकता बच्चों, युवाओं को नागरिकता संबंधी कर्तव्यों को ठीक से निभाने की शिक्षा, प्रशिक्षण देना। ठीक, और निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। तो उसी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? मूल्य शिक्षा या शांति शिक्षा से होगा। प्रारंभिक शिक्षा मानव जीवन का मूलाधार होती है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वही हमारे लाइफ का बेस होती है। माध्यमिक शिक्षा तना हो जाती है और उच्च शिक्षा उसका विकासात्मक प्रसार है या कह लो फल है। ठीक, यहाँ पे शिक्षा की तुलना किससे की गई? तो यहाँ पे शिक्षा की तुलना एक पेड़ से की गई है। एक कैसे पेड़ से की गई है? एक ऐसे पेड़ से की गई है जिसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे मानव का मूल आधार कहा गया है, कह लो जड़ कहा गया है। क्या है? प्राइमरी शिक्षा को कहा गया है कि वो जड़ है
या मूल आधार है। माध्यमिक शिक्षा को इसे क्या कहा गया है? इसे माध्यमिक शिक्षा को तना कहा गया है। और जो ये किसी पेड़ में फल लगते हैं, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है कि ये उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है। ठीक, कितनी सही बात कही गई है। शिक्षा को एक पेड़ से तुलना की गई है और कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जड़ है या मूल है, मूल आधार है, जबकि माध्यमिक शिक्षा किसी पेड़ का तना भर है और उच्च शिक्षा जो है वो किसी पेड़ का फल है या बहुत ज्यादा विकसित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य है दिशा देना। हम बच्चों को शांति की दिशा में ले जाएं, उससे उल्टी दिशा में नहीं। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा को शांति के लिए शिक्षा मानवीय बना सकती है। शिक्षित होने का मतलब है पूर्ण मानव होना। देखो, कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को देखते हो लेकिन कहते हो कि ये व्यक्ति हैं तो बहुत पढ़े लिखे, लेकिन ये शिक्षित नहीं है, अनपढ़ों जैसी हरकत करते हैं। तो ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उससे उम्मीद करते हैं कि इसमें मानव मूल्य होंगे, इसमें मानवीय गुण होंगे, इसमें शांति होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा वही होगी जो व्यक्ति को मानवीय बना सके, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी रख सके। अगर पढ़ लिख कर हम में कोई मानवता नहीं है, कोई मानवीय गुण नहीं है, तो वास्तव में हम शिक्षित भाई साहब नहीं हैं। और शिक्षित होना ही हमें पूर्ण मानव बना देती है। समुदाय में रहने की जरूरत मानवता के लिए बुनियादी आधार है। हम समाज में क्यों रहते हैं, या समुदाय में क्यों रहते हैं, या हम समाज को अपना क्यों मानते हैं, या हम समाज की समस्याओं से प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि समाज या समुदाय ही हमारी मानवता का बेस होते हैं। इसलिए हम दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के सार में निहित है। यानी मोटे तौर पे समरी रूप में, सारांश रूप में क्या निकला कि दूसरों के साथ एडजस्टमेंट या जीवन जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा का एक उद्देश्य है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शांति शिक्षा में भारतीय जीवन, यानी भारत में शांति शिक्षा को लेकर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या दृष्टिकोण हैं, और भारत के लोग शांति शिक्षा को किस प्रकार देखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ गांधी जी हुए हैं शांति प्रिय, हमारे यहाँ जितने यहाँ धर्मगुरु हुए हैं वो भी शांति प्रिय। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ के किस एरिया में आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो। वहां पर हम लोग अपना ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे। वहां पर आप आओ, पढ़ो, अपने क्वेश्चंस लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक, ओके। तब तक इस वीडियो को देखो, समझो और अपने मित्रों को भी शेयर करो।